हेलो गाइस, वेलकम टू द कोंडे। तो आज यहाँ पर हम किसी स्टॉक का एनालिसिस नहीं करेंगे बल्कि एक किताब का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या आप लोगों ने वो चीज़ सुनी है? अगर आपके सामने दो ऑप्शन रख दिए जाए, एक खूबसूरत बंगला या फिर 3 बिलियन यूएस डॉलर या फिर फ्रीडम या फिर रेपुटेशन, तो आप इनमें से क्या चूज करोगे? या फिर अभी अभी जो एलन मस्क ने अपने यहाँ पर नेटवर्क बनाई है 300 बिलियन यूएस डॉलर की, वो कैसे बनाई जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं ना, तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। वीडियो के अंदर तो मैं पूरी की पूरी किताब यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेन पॉइंट्स इस वीडियो के जरिए आपको बता पाऊँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। स्टॉक्स कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको कैसे पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और कैसे यहाँ पर वर्चुअल ट्रेडिंग के जरिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स के जरिए या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप यूज करके यहाँ पे अपना कैसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उसके ऊपर कैसे प्रैक्टिस की जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अभी तक मैंने अपलोड कर चुके हैं वीडियोस, जैसे कि कल ही मैंने यहाँ पर इजी माई ट्रिप के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाया था और उसको किस तरीके से एनालिसिस किया, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख सकते हो। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक भी दे के रखी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे आप लोगों ने कमेंट जरूर कर देना। तो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप लोग को 2-3 लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो कि इसी किताब में द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताई गई है और ये बिल्कुल भी मनगढ़ंत नहीं है। तो इस किताब के जो ऑथर है मॉर्गन होसेल, जब वो कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वो एक वैलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे लॉस एंजलिस का वो एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो एक लड़का टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 की उम्र में ही उसने एक वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलीनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता था अपने साथ एक नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता था वो उसे अपने पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डिंगे भी मारता था यहाँ पर। एक दिन वो यंग मिलीनियर गलती से एक होटल के लैंप से टकरा गया और वो लैंप टूट गया। वहां के मैनेजर ने उनको कहा कि लैंप जो है उसकी कीमत यहाँ पे $500 है। तो उस आदमी को थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आ गया, उसने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से $5000 निकाले और उस मैनेजर के मुंह पे मार दिए और उस मैनेजर को कहा, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप समझ रहे हो, $500 के बदले $5000 दे देना, मतलब उस लड़के को अपने पैसों के ऊपर कितना ज्यादा घमंड था। अभी शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी असली है या फिर बिल्कुल मनगढ़ंत। तो आप लोग को बता दूं कि ये कहानी बिल्कुल सच है यहाँ पर। लेकिन इस कहानी के लास्ट में ये जो यंग मिलियनेयर है उसका दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ भी कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसको छोड़ के चले गए। वो क्या है ना कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो अभी इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर चलता हूँ। ये स्टोरी जो है वो रिचर्ड के बारे में। रिचर्ड जो है वो मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में ही रिटायर हो गया था। आप सोच सकते हो कि सिर्फ 40 की उम्र में ही रिटायर हो जाना और एक बिजनेस मैगजीन के 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में उसका नाम भी आ गया था। रिचर्ड के पास 18,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो $90,000 था पर मंथ और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था उसमें रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पे आ गया और उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। और अभी रिचर्ड की तरह ही और एक कहानी है रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था, लेकिन 45 साल की उम्र में ही वो एक CEO बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकेंजी के CEO थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसों से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलीनियर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनियर बनना था। फिर रजत गोल्डमैन सैच्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनियर बनने के लिए खुद को और आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैच्स
इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन बफेट की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राजा रत्नम को कॉल किया। राज ने तुरंत ही कोलमैन के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। कोलमैन के स्टॉक्स जो है वो एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन से भी ज्यादा कमा लिए थे और प्रोसिक्यूटर ने बात ये बताई कि टोटल रजत ने यहाँ पे $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था, जबकि ये सरासर गलत बात थी। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले से ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन की और क्या जरूरत थी। उनके पास पहले से ही धन दौलत, फेम, पावर, फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। खैर, अभी हम अपने अगली स्टोरी में बढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कौंडे यार तू तो हमको एक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब के बारे में बताने वाला था, ये कहानियों के ऊपर कहानियां क्या सुनाते जा रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इन कहानियों के अंदर ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी छुपी है। आगे धीरे धीरे आप लोग को कहानी सुनते सुनते ये सारी चीजें आपको अपने आप पता चलती जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम एक रोनाल्ड रीड की भी कहानी सुन ले तो उसके बाद में आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर रोनाल्ड रीड एक जेनिटर था, यानी कि दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का एक ऐसा इंसान था जो हाई स्कूल तक पढ़ाई कर चुका था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था और 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा था और अपनी पूरी लाइफ उसी घर में गुजार दी। रोनाल्ड की शादी भी हुई, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ भी चल बसी यहाँ पर। लेकिन जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज़ हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात है। वो 92 ईयर्स का था जब वो उसकी डेथ हुई। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने 2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों को दे दिए थे और 6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक अटेंडेंट, इन्वेंटर, समाज सेवक और मिलीनियर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव कर रहा था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग्स जैसे कि तैसे सालों तक कंपाउंड होने दी और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन इतनी रकम जमा हो चुकी थी। तो अभी हमने इन चारों लोगों की स्टोरीज देखी। रोनाल्ड जिसने मरते मरते $8 मिलियन छोड़कर गया, जबकि बाकी 3 बर्बाद होकर रास्ते पर आ गए। आखिर रोनाल्ड रीड के पास ऐसी कौन सी चीज़ थी? तो बात ऐसी है, रोनाल्ड ने कभी भी अपने पैसों का दिखावा नहीं किया और ना ही कभी उसने अपनी ज़िंदगी में हाईली मेंटेनेंस वाली चीज़ों का शौक किया। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ थी और वो थी इनफ। उसके पास जितना था वो उतने में ही खुश था। और ये जो इनफ शब्द है ना, ये इसी बुक का एक चैप्टर है, नेवर इनफ। इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता है, डेली ट्रेड करता है यहाँ पर, और खास करके वो ऑप्शन में ट्रेड करता है। खास करके हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर 24 से लेकर 35 साल की उम्र के लड़के, इनके बारे में बात करें तो मतलब जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं यहाँ पर तो एक मन में होता है कि बस ये टारगेट रखेंगे, उसके बाद अचीव हो जाएगा तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब हम उस टारगेट तक पहुँच जाते हैं तो हमारी आशाएं और बढ़ जाती है, हम वहाँ तक रुकते नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक ऑप्शन ₹100 में खरीदा होगा, उसकी कीमत यहाँ पर 140 पहुँच चुकी होगी, जो कि हमारा टारगेट है। लेकिन उसके बाद भी वो जब पहुँच जाता है तो हम उसमें से क्विट नहीं करते, स्क्वायर ऑफ नहीं करते। हम और चाहते हैं कि बस 160 तक पहुँच जाए फिर क्विट कर दूंगा, 180 तक पहुँच जाए फिर क्विट कर दूंगा। ऐसे करते करते हम लालच में आ जाते हैं। हमारे पास इनफ ये शब्द नहीं होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी स्टॉक को जो हमने ₹100 में खरीदा था उसको घाटे में बेच देते हैं। जब वो ₹80, ₹70, ₹50 तक आ जाता है, कई बार तो वो ₹40 और ₹20 तक भी आ जाता है,
तो ऐसे घाटे का सौदा जब हम करते हैं तो इसी चीज़ को कहते हैं नेवर इनफ। मतलब हम लालची बनते जाते हैं कि और थोड़ा और, इसके चक्कर में हम इनफ नाम की चीज़ ये भूल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का चैप्टर है यहाँ पर, नेवर इनफ। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पर कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग की तरफ। तो कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग हमें क्या सिखाता है यहाँ पर? हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं एलन मस्क का। एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी यहाँ पर संपत्ति जो है अभी फिलहाल आज की कंडीशन में 300 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है किसी व्यक्ति की। लेकिन यही हम पिछले कुछ 3-4 साल पहले देख ले तो वो हमको 2018 में इनकी संपत्ति जो नेटवर्थ है वो 19 बिलियन दिखेगी, और वही 2019 में 22 बिलियन और 2020 में 24 बिलियन दिखेगी। जबकि यही जो कंपाउंडिंग है उसका इफेक्ट हुआ है यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि 2021 में एकदम से बढ़कर इनकी नेटवर्थ 150 बिलियन हो गई, और उसके बाद में 2020 में 300 बिलियन क्रॉस कर गया ये। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हुई है ना, कुछ साल पहले 24 बिलियन और एकदम से 3 साल के अंदर ही 300 बिलियन हो जाना, तो ये क्या हुआ है यहाँ पर? ये कंपाउंड इफेक्ट हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कभी भी इलॉन मस्क ने एम नहीं रखा यहाँ पर कि मुझे 300 बिलियन तक पहुँचना ही है। वो तो बस अपना काम कर रहे थे यहाँ पर, और काम करते करते उनकी जो संपत्ति है वो यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट दिखाने लगी। मतलब जो 22 बिलियन 24 बिलियन के आसपास थी वो कुछ ही सालों में यहाँ पर 150 बिलियन 300 बिलियन तक पहुँच गए। देखिए, इलॉन मस्क ने अपनी संपत्ति को 19 बिलियन से कंपाउंड करते करते 300 बिलियन तक का तो बना लिया, लेकिन अभी ये कितने समय तक अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं या फिर अपने पास टिका के रखते हैं, ये सवाल है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर इस बुक में एक चैप्टर है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। तो अभी इसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो अब हम वॉरेन बफेट के पास चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी है। उन्होंने अपना पैसा 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज़्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 91 की उम्र में उनके पास अभी 125 बिलियन है। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है, उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी। उन्हें ये भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं, और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को भी जानते हैं, और इस तरह वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरीके से बना के रखी कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस झेल लिए लेकिन कभी घबराए नहीं, अपने स्टॉक्स बेचे नहीं, उन्होंने अपनी रेपुटेशन कभी दाव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन, एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे, और इस तरह वॉरेन सरवाइव कर गए। तो चलिए अभी वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन जाते जाते एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ रोनाल्ड रीड जैसे भी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहाँ आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। तो अभी आप लोग को साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है, कैसे काम करती है, ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।